चाइना के साथ जो है, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, चाइना के साथ भारत क्या कर सकता है ऐसा जिससे लेकर ये टेंशन ख़त्म हो और आगे फर्दर ये साल उसी में ना गुजर जाए कि फिर बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ सकें। हाँ, देखिए, आपके इस सवाल के अंदर दो हिस्से हैं। एक इंडिया चाइना का हिस्सा है और एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को यूरोपियन मुल्कों के साथ। वो यूरोपीय मुल्क जो कि आपस में जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, दो जंगें अजीम, एक और दो लड़ी। तो हम क्यों नहीं, बेसिकली आप ये कहना चाहती कि हम क्यों नहीं दोस्त हो सकते और हम इतने हथियारों पे खर्चा ना करें, ऐसा कब होगा? एक ये है, दूसरा है चाइना के साथ में। तो देखिए, एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस एशिया के हिस्से अगर गिनाया जाए तो एशिया हम्म। प्रॉपर है, जिसके अंदर चाइना बेसिकली माना जाता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है। तो ये सारे इलाके मिलाकर एक पूरा कॉन्टिनेंट एशिया बनता है। जहां तक चाइना का सवाल है, आपको बिल्कुल मालूम होगा कि जब अंग्रेज इस खित्ते में आया था तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 25% जीडीपी की थी। और अब कहा जाता है कि आने वाले 25 साल के अंदर एशियाई एज जो है वो वापस आने वाली है, यानी कि दुनिया की जो दौलत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है एशियाई मुल्कों के पास होगा बनस्बत चाइना और हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, डोमिनेंस का एक जियो इकोनॉमिक गेम चल रहा है, जिसके अंदर हिंदुस्तान शामिल है। आप साउथ चाइना सी के अंदर हमारी हमारे मूवमेंट्स देखती हैं, हम हमारा जापान के साथ में अलायंस देखती हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा अलायंस देखती हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज, आसियान मुल्क जो है वो हमारे ऊपर बहुत उम्मीद बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान ही एक मुल्क है जो चाइना की जो हेगेमनी है उसको काउंटर कर सकता है। तो बेसिकली हम दोनों मुल्कों के बीच में ये है कि कौन एशिया का लीडर बनेगा। और इसके चलते आपको ये बता दें कि हम लोग आपस में कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा लड़ाई लड़ना नहीं है, हमारा मुद्दा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन करना है। जियो इकोनॉमिक्स के चलते हम वो स्ट्रेंथ और एलाइज गेन करेंगे। चाइना के पास पैसा ज्यादा है, वो जियो इकोनॉमिकली मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट इंडिया भी कोई कम नहीं है। इंडिया भी अपने जितने इसकी हिम्मत है आज की तारीख में, उससे कहीं ज्यादा उसने अभी हासिल किया हुआ है, और धीरे धीरे वो चीज सुधरेगी। तो यहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का सवाल है, वो एक डिफरेंट प्लेन पर है, उसका डायमेंशन डायनेमिक्स अलग है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और यूरोपियन मॉडल का सवाल है, अगर उसकी बात करी जाए तो मैं इसके बड़े पक्ष में हूँ। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हिंदुस्तान को भी कुछ मलेशिया के तर्ज पर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ तर्ज पर, जिसके अंदर छोटे छोटे एमिरेट्स हैं, मलेशिया के अंदर भी छोटे छोटे हिस्से हैं, जिनको मिलाकर एक पूरा मुल्क बना है। तो अपने अपने मुल्क भी रहें और एक किस्म का, जैसे सार्क था, एक किस्म की एक यूनियन हो जाए, और जिसके अंदर हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं, कि जिसके अंदर जो प्रेसिडेंटशिप है वो हर 5 साल के लिए एक मुल्क के पास आए, और अपने अपने कानून वगैरह चले, लेकिन जहां तक बॉर्डर का सवाल है वो ओपन हो, पासपोर्ट पूरे सार्क का एक हो, समथिंग लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे यूरोपियन यूनियन का है। तो ऐसा हो सकता है। उसके लिए बहुत मजबूत नेता चाहिए, और उस टाइप के नेता अभी हमारे पास नहीं है। हमें नेता चाहिए अतातुर्क जैसा। वो एक बहुत ही बेमिसाल उदाहरण है। अतातुर्क ने 10 साल के अंदर तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क को एकदम लिबरल कर दिया, वहां की सोसाइटी को एकदम मॉडर्नाइज कर दिया। उस टाइप का लीडर हमें इस खित्ते में चाहिए। लीडर नहीं, लीडर्स चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो इस प्रकार के लीडर जो हैं हमारे पूरे खित्ते में नहीं है, और अभी भी हम 1947 से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी हम अंग्रेजों और मुगलों और तुर्कों की दास्तानों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम हिस्ट्री में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, हिस्ट्री से तार उठाकर अपनी दुश्मनी को पुख्ता करते हैं, और हम आगे देखने को इनकार करते हैं। आगे देखना हम नहीं चाहते, हमें इसी कीचड़ में अच्छा लगता है। पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री की फौज या आर्मी ऐसी है
जिससे आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि इंडियन आर्मी को कुछ सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं होगा, मैं कहीं की भी बात कर रही हूँ। तो कौन सी आपको ऐसी लगती है कि जिनको बहुत ज़्यादा आप एडमायर करते हो कि इनको बहुत इनकी फ़ौज जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सीखी हुई है, इनकी फ़ौज को बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, ऐसी कौन सी कंट्री आपको लगती है? और दूसरा ये कि ये जो हम लोग हथियार लेते जा रहे हैं, जो कि हर कुछ दिनों में न्यूज़ आती ही रहती है, आपको लगता है कि ये कोई सिक्योरिटी दे रही है, हमें एक दूसरे से बचा रही है, या सिर्फ हम हथियार जमा कर रहे हैं और ख़तरा उधर ही है? देखिए, आखिरी पॉइंट सबसे पहले, खतरा उधर ही है और हम हथियार हम्म। जमा करते जा रहे हैं। जहां तक सवाल ये है कि कौन सी फौज बेहतर है, तो मैं आपको पहले एक चीज तो बड़ी आसानी से क्लियर कर देता हूं कि पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज और बांग्लादेश की फौज, इसका बेसिस जो है अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी का है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का है। तो बेसिकली हमारी जो फौजें हैं वो एक ही हैं, एक ही तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, सब एक ही तरीके से है। और जो सोच विचार है वो भी एक ही तरीके का सोच विचार है। जब हम यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी अफसरों से मिलते हैं, और हमारे ब्रिगेड्स के अंदर पाकिस्तानी यूनिट भी होती है, हिंदुस्तानी यूनिट भी होती है, और इनफैक्ट आपके जो चीफ हैं कमर बाजवा साहब, ये हमारे जो जनरल विक्रम सिंह थे उनके अंडर में, उन्हीं के फॉर्मेशन में थे। और जनरल विक्रम का ये कहना है कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही थॉरो जेंटलमैन किस्म के ये पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे। और हम लोगों का भी तजुर्बा ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर में और हमें कोई जहाँ तक ट्रेनिंग का और जो थॉट प्रोसेस का, जो टेक्निकल थॉट प्रोसेस है, उसमें कोई फर्क है वो नहीं है, ना बांग्लादेशियों में। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क ये आता है कि पाकिस्तान की फौज में फिर इस्लाम आ जाता है। और हम लोगों का ये मानना है कि जब आपकी फौज में कोई इस तरीके की चीज हावी हो जाती है, इस्लाम आ गया या कोई धर्म मजहब की चीज आ गई, तो आपका लॉजिक जो है वो कमजोर पड़ जाता है और जुनून बढ़ जाता है। और इसी के चलते मेरे को और हम लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान जब भी कभी हिंदुस्तान से टकराता है तो उसकी शिकस्त का कारण यही जुनून है, जो कि टेक्निकल लॉजिक को दरकिनार करते हुए एक मजहबी जुनून के ऊपर वो दीवार में सिर मारने लगते हैं, जिससे सिर में चोट लगती है। लेकिन यही फौज जब आप यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं तो उसकी सोच, उसकी तैयारी बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोगों की सोच और हम लोग तैयारी करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो। तो ये तो रही बात इन तीनों फौजों की। उसके बाद आपने इनफैक्ट सबसे पहले पूछा कि आपको सबसे अच्छी फौज कौन सी लगती है। तो मेरे को मौका मिला है अमेरिकनों के साथ में ट्रेनिंग करने का, मेरे को मौका मिला है फ्रेंच लोगों के साथ में मशक़े करने का, मेरे को बांग्लादेशियों के साथ में, श्रीलंकन के साथ में मौका मिला है, मैंने मलेशियंस को भी देखा है, थाईलैंड की आर्मी से भी कुछ ना कुछ किया है, भूटान की फौज, नेपाल की फौज से भी कहीं ना कहीं मेल मिलाप रहा है। और इन सारी फौजों के साथ जो हमने अलग अलग कोर्सेज करे हैं, ट्रेनिंग करी है, एक्सरसाइजेस करी हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ तक जो ट्रेनिंग का सवाल है, जो हार्डनिंग का सवाल, जो हार्ड कंटेंट की बात है, हार्डनेस की बात है, टफनेस की बात है, उसमें हिंदुस्तानी सैनिक जो है इन सब से बहुत बहुत आगे है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो काफ़ी आला दर्जे के हैं, बिकॉज ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अमेरिकन फोर्सेस के अंदर बहुत बेहतरीन है। फ्रेंच भी अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंच फोर्सेस के अंदर मैंने उस तरीके की हार्डनिंग और टफनेस नहीं देखी जो मैंने अमेरिकन और इंडियंस में देखी है। हम लोगों ने इनके साथ में बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करी हैं, हम देखते हैं कि ये फिजिकली इतने तगड़े नहीं होते। हाँ, बॉडी शॉडी होती है, बड़े आर्नल्ड शिवाजनेगर जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन इनमें एंड्योरेंस उस तरीके की नहीं होती जैसी हम हिंदुस्तानी फौजियों में होती है। और हम हिंदुस्तानी फौजियों में का मतलब है कि पाकिस्तानी फौजियों पे भी वैसे ही होती होगी और बांग्लादेशी फौजियों में भी वैसी होती होगी, क्योंकि
हमारे ये सारे फौजी इन्हीं इस इलाके के गांव के हैं, बड़े टफ हैं, और इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो दूसरे किस्म का है, रहना सहना एक अलग किस्म का है, हार्डी बॉयज हैं, दे आर टफ पीपल। तो मेरे को अपनी फौज की तरबियत, ट्रेनिंग और रख रखाव ये सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे बेहतर लगता है।